नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर। आज हम अध्याय 22 के पाठ 1 के अंदर आनुवांशिकी के सिद्धांत नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय की जहाँ तक बात की जाती है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक थियोफ्रेस्टस दार्शनिक था। इस दार्शनिक ने एक कथन कहा था, लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का अर्थ होता है जो जैसे होते हैं उनके वैसे ही उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कुत्ते की संतान जो होती है कुत्ते जैसी होती है, मानव की संतान मानव जैसी होती है, और यदि हम गेहूं के बीजों को अगर बोते हैं तो उस परिस्थिति के अंदर गेहूं का ही पौधा उगता है। अर्थात ऐसे कोई न कोई विशेष गुण पाए जाते हैं जो कुत्ते के संतान में कुत्ते के लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, गेहूं के अंदर गेहूं के लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। यही बात यहाँ पर अध्ययन की जानी है। अगली बात अपन करते हैं, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। जहां तक आनुवांशिक लक्षणों की बात की जाती है, ऐसे लक्षण जो जनक से प्राप्त होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अर्थात जो जनक जनक यानी माता और पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले जो लक्षण रहेंगे उनको ही हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो किया जाता है उसे हम आनुवांशिकता या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। जैसे एक सामान्य सी अपन बात करें, ये मान लीजिए मानव है। अगर इस मानव के अंदर ये आपके कर्ण पल्लव है, इनके प्रकार का अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर अगर संतान के अंदर स्थानांतरण होगा तो इसे हम कहेंगे ये आनुवांशिकता है या हेरिडिटी कहलाती। इसी प्रकार कानों की स्थिति देख सकते हैं। मानव में दो प्रकार के कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। एक होते हैं जो अटैच्ड होते हैं, चिपके रहते हैं, एक स्वतंत्र प्रकार के पाए जाते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो हमारी आंखों का जो रंग होता है वो अलग अलग प्रकार की आंखों का रंग हो सकता है। इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो हमारी जो ये आंखों के ऊपर आईब्रो होती है, इस आईब्रो के पैटर्न्स भी मानव में अलग अलग प्रकार के पाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर मानव है, नर के अंदर बालों का जो पैटर्न होता है वो भी अलग अलग प्रकार से पाया जा सकता है। इस तरीके से कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो भिन्नता दर्शाते हैं। विविधता क्या है? विविधता को कहते हैं वेरिएशन। एक ही जीव में पाई जाने वाली असमानताएं विविधता कहलाती है। जैसे अगर आप अपनी तुलना करते हैं, मैं हूं, मेरे पास में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके पास कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हम सारे हैं मानव, लेकिन हमारे गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही जीव में जो असमानताएं हैं उसे ही हम विविधता कहते हैं, वेरिएशन के नाम से जानते हैं। ये विविधताएं मुख्य रूप से देखी जा सकती है सबसे पहले त्वचा के रंग में, मानव रक्त समूह में और बालों के पैटर्न में। हमारी त्वचा का रंग जो होता है, किसी को हम कहते हैं कि ये गोरे रंग का है, किसी को कहते हैं कि ये सांवले रंग का है, किसी को कहते हैं कि हम ये काले रंग का है। इसी प्रकार मानव रक्त समूह की बात करें तो किसी का ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। इसी प्रकार बालों का जो पैटर्न बात करते हैं तो किसी के बाल पूरे होते हैं, किसी में गंजापन पाया जाता है। ऐसे कई सारे गुणों को यहाँ देखा जा सकता है। विविधता की अगर हम बात करें तो समयुग्मनज ही जुड़वा में नहीं पाई जाती। ऐसे जुड़वा बच्चे जो एक ही युग्मनज के विभाजन से बनते हैं उन बच्चों में विविधता का अभाव पाया जा सकता है। इन कुत्तों को आप देख लीजिए, ये जो कुत्ते हैं इनके अंदर कितने प्रकार की विविधताएं देखी जा सकती है। इस कुत्ते के अंदर चेहरे का पैटर्न अलग है, इस कुत्ते में अलग है, इस कुत्ते में अलग है। तो देखने का अभिप्राय यह है कि यहाँ इतनी सारी विविधताएं एक साथ देखने को मिल रही है। ये अब पूरा संसार है, इतने सारे मानव हैं, इतने सारे जंतु हैं, सभी में विभिन्नताओं का पाया जाना एक सामान्य सी बात होती है।
आनुवांशिक विविधता के लाभ क्या हैं? तो एक ही आबादी में पाई जाने वाली विविधताएं जन समुदाय की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। यहाँ एक शब्द आया है उत्तरजीविता। हम देखते हैं मानव कई प्रकार के हैं, अन्य जीव कई प्रकार के होते हैं। ये जो विविधताएं हैं जन समुदाय की, ये जन समुदाय की विविधताएं उस नए वातावरण में रहने के लिए उन्हें अनुकूलित बनाती है। पर्यावरण परिवर्तन की स्थिति में विविधता दर्शाने वाले सजीव जो रहते हैं वो जीवित रह जाते हैं और दूसरे जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए जैसे कोई पर्यावरण में परिवर्तन आता है, इस परिस्थिति में ऐसे जीव जिनका शरीर उच्च तापमान को सहन करने के लिए अनुकूलित है वो जिंदा रह जाएगा, और ऐसे जीव जो उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार आपके विविधता का पाया जाना एक मानव के लिए, मानव की उत्तरजीविता के लिए, सजीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है। विविधता के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके मुख्य रूप से 3 कारणों की व्याख्या की जाती है। एक कारण होता है उत्परिवर्तन, किसी सजीव शरीर के आनुवांशिक पदार्थ में होने वाला अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके कारण आपके कई सारे गुण जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार क्रॉसिंग ओवर होता है, अर्धसूत्री विभाजन में संपन्न होने वाला क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो भी आपके विविधता के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार से जीन स्थानांतरण ये एक तीसरा कारण हो सकता है। तो विविधता के कारणों की व्याख्या जो की जाती है वो अलग अलग आधार पर की जा सकती है। सबसे पहली बात यहाँ की जाती है आनुवांशिकता को लेकर के, जिन्होंने भौतिक रूप से प्रयोग करके आनुवांशिकता के बारे में बताने का प्रयास किया था, वो व्यक्ति जो था उसका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में संपन्न हुई थी और ऑस्ट्रिया के ही एक चर्च में ये पादरी का कार्य करते थे। उन्होंने उस चर्च के गार्डन के अंदर उद्यान मटर पर प्रयोग करते हुए संकरण के प्रयोग किए और आनुवांशिकता के बारे में कई सारी नई जानकारियां उपलब्ध करवाई। जहां तक उद्यान मटर है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। इन्होंने अपने संकरण प्रयोग 1857 के समय प्रारंभ किए थे और इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक इन प्रयोगों को संपन्न किया और 1865 के अंदर इन प्रयोगों को इन्होंने अपने एक स्थानीय अखबार के अंदर प्रकाशित करवाया था, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसकी बायोग्राफी के बारे में आपको यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया और यहाँ देख सकते हैं वंशागति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रतिवेदन मेंडल द्वारा किया गया, क्योंकि मेंडल प्रथम व्यक्ति था जिसने आनुवांशिकता के बारे में बताया, इसीलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल के प्रयोग जो किए थे उनकी पुनः खोज सन 1900 में की गई। 1900 में इस खोज को करने वाले 3 मुख्य वैज्ञानिक जो थे उनमें वॉन शेरमार्क, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डे व्रीस। इन तीनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से मटर के पौधे पर कार्य करते हुए मेंडल के सारे प्रयोगों की पुनः खोज की और उन्हें आनुवांशिकी का जनक बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये 3 वैज्ञानिक आप देख सकते हैं जिन्होंने इसकी पुनः खोज की थी, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे व्रीस और वॉन शेरमार्क। मेंडल ने उद्यान मटर के 7 लक्षणों को आधार बनाकर संकरण के प्रयोग किए थे और ऐसे लक्षणों का चयन किया गया जो विपर्यासी प्रवृत्ति के थे। एक शब्द आता है विपर्यासी। विपर्यासी का अर्थ होता है कि ऐसे लक्षण जिसके 2 रूप पाए जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए आपके एक लक्षण हम लेते हैं लंबाई। इस लंबाई में पौधे का लंबा होना भी एक गुण है और पौधे का बौना होना भी
एक गुण है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि एक गुण के दो रूप विपर्यासी लक्षण कहलाते हैं और इनके द्वारा चयनित सारे गुण जो थे वो विपर्यासी प्रवृत्ति के थे। कौन कौन से गुण थे देखिए, पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद। बैंगनी रंग के पुष्प का होना प्रभावी लक्षण है और श्वेत रंग या सफेद रंग के पुष्पों का होना अप्रभावी लक्षण है। पुष्प की स्थिति अक्षीय या अंतस्थ हो सकती है। इसी प्रकार बीज की आकृति गोल और जोरीदार हो सकती है। इसी प्रकार बीज का रंग पीला हरा हो सकता है। फली का रंग हरा पीला हो सकता है। फली की आकृति फूली और संकीर्णित हो सकती है और अंत में पादप की लंबाई, पौधा लंबा भी हो सकता है और बौना भी हो सकता है। इसको यहाँ पर एक चित्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये बीज की आकृति है, बीज का गोल होना और बीज का जोरीदार होना। बीज के रंग की बात अपन करते हैं तो पीला होना और हरा होना। पौध की जो शेप होती है उस शेप की बात अपन करें तो ये फूली हुई भी हो सकती है और संकीर्णित भी हो सकती है। फली का रंग जो है हरा हो सकता है और पीला हो सकता है। पुष्प का रंग बैंगनी हो सकता है और सफेद हो सकता है और पुष्प की जो स्थिति होती है वो अक्षीय और अंतस्थ हो सकती है और पादप अगर लंबा है, लंबाई ज्यादा है तो उसे कहेंगे लंबा, अगर लंबाई कम है तो उसे कहेंगे बौना। यहाँ एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, ये पौधे का तना है। ये मान लीजिए पौधे में पत्तियां लगी हुई है। अगर मान लीजिए पुष्प इस अक्ष के यहां लगा हुआ है तो पुष्प की यह स्थिति अक्षीय स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार यदि पुष्प जो है शीर्ष भाग में लगा हुआ है तो इसको हम अंतस्थ स्थिति के नाम से जानते हैं। तो पुष्प की अक्षीय और अंतस्थ स्थिति क्या होती है इसको मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया है। आनुवांशिक की महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, जब तक हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को नहीं समझेंगे तब तक हमारे आनुवांशिकी समझ में नहीं आती है, जेनेटिक समझ में नहीं आती है। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? एक विशेष लक्षण की वंशागति व अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी एकक कारक कहलाता है, जिसे वर्तमान में जीन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जोड़ी कारक द्वारा किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करें लंबा, अगर पौधा लंबा है तो इसके अंदर दो कारक पाए जाते हैं, एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी। यहां ये देखने की वाली बात होती है कि एक कैपिटल टी हमें पिता से प्राप्त होता है तो दूसरा कैपिटल टी हमें माता से प्राप्त होता है। तो मेंडल ने यह कहने का प्रयास किया कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जोड़ी कारक द्वारा होगा और कारक जो प्राप्त होते हैं वो एक पिता द्वारा एक माता द्वारा प्राप्त होते हैं और ये जोड़ी में पाए जाते हैं। ये हमारे कारक कहलाते हैं। कारकों को प्रदर्शित करने के लिए दो स्थितियां बन सकती है। हो सकता है ये प्रभावी रूप में पाया जाता हो, जो अपने गुण प्रदर्शित करे प्रभावी, और जो अपने गुण प्रदर्शित नहीं करे उसको अपन कहते हैं अप्रभावी। प्रभावी को सदैव अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है, जबकि अप्रभावी को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर द्वारा लिखा जाता है। यानी कि जो कारक होंगे उनके प्रदर्शन के हमारे पास में दो तरीके हो गए हैं। कैपिटल में लिखना मतलब प्रभावी है और स्मॉल में लिखना मतलब अप्रभावी है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है जीन किसे कहते हैं। मेंडल की भाषा में कारक को ही वर्तमान में जीन कहते हैं। डीएनए अणु का विशेष खंड जो एक विशिष्ट गुण की वंशागति व अभिव्यक्ति का निर्धारण करता है जीन कहलाता है। ये जीन वास्तव में डीएनए का एक टुकड़ा है, डीएनए का एक खंड होता है जिसमें एक विशेष गुण को प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है। एलील या एलिलोमॉर्फ, एलील किसी भी कारक अथवा जीन के दो या दो से अधिक विकल्प या रूप पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके लंबाई एक गुण है, इस लंबाई को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के
विकल्प पाए जाते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है तो कैपिटल में लिख देंगे, और अगर प्रदर्शित नहीं करता तो इसको स्मॉल में लिख देते हैं। अब ये एलील कहलाते हैं। इन दोनों एलीलों के कॉम्बिनेशन द्वारा आपस में कितने प्रकार संभव है वो आप देखने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी के साथ हो जाए, हो सकता है स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन स्मॉल टी के साथ हो जाए, और हो सकता है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिलकर के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी कारक के या जीन के रूप जो पाए जाते हैं वही एलील या एलीलोमॉर्फ के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे में बीज की आकृति प्रदान करने वाले जीन के दो विकल्पी हो सकते हैं। बीज का गोल होना कैपिटल आर द्वारा दर्शाया जाता है और झुर्रीदार होना स्मॉल आर द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये दोनों जीन एक दूसरे के एलील, इसमें आप कह सकते हो कि जब भी किसी एलील का संकेत बनाना होता है तो इंग्लिश अल्फाबेट से बनाया जाता है। हम जानते हैं गोल को राउंड कहते हैं, और राउंड का जो प्रथम अक्षर होता है वो आर होता है, इसीलिए इस गोल को दर्शाने के लिए कैपिटल आर और इसके दूसरे विकल्पी को दर्शाने के लिए स्मॉल आर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों में रक्त समूह को नियंत्रित करने वाले जीन के 3 एलील पाए जाते हैं, जिसे IA, IB और IO द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर I शब्द की उत्पत्ति इम्यूनोग्लोबुलिन जीन द्वारा हुई है। समजाति गुणसूत्र में एलील समान स्थान पर पाए जाते हैं। यहाँ पर यूं कह सकते हैं, ये मान लीजिए आपका समजात गुणसूत्र का जोड़ा है। इस समजात गुणसूत्र में माना कि किसी गुण की एक एलील यहाँ उपस्थित है तो दूसरी एलील भी यहीं उपस्थित होगी, दूसरे गुणसूत्र पर समान स्थिति पर पाई जाती है। इसे हम लोकाई कहते हैं। यही बात विशेषक या ट्रेट, यह अभिव्यक्त लक्षण है और उदाहरणतया फूल का रंग, फली का रंग, बीज की आकृति, पादप की लंबाई। मेंडल ने 7 विशेषक या ट्रेट या लक्षणों का अध्ययन किया था, इसी की बात बताई गई है। उसे प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगर मान लीजिए 2 एलील एक साथ उपस्थित है, जो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है उसे प्रभावी एलील कहेंगे, और इसके प्रभाव प्रकटन की प्रक्रिया को प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। जनक पीढ़िया किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई भी संकरण होता है, संकरण में जनक से जो संतानें प्राप्त होती है उन्हें संतति कहते हैं। ये संतति अगर पहले संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है तो इसे हम F1 पीढ़ी के द्वारा दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए F1 पीढ़ी से आगे जाकर के वापस नई संतति पैदा होती है तो उसे हम F2 पीढ़ी द्वारा दर्शाते हैं। तो F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी। मेंडल ने 3 पीढ़ियों तक संकरण प्रयोगों को संपन्न किया था, यद्यपि हमारे कोर्स के अंदर F2 पीढ़ी तक के ही संकरण उपस्थित है। F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी में क्रॉस या अंतर्जनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति पीढ़ी द्वितीय संततीय पीढ़ी या संतानीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी के नाम से जानी जाती। परीक्षण क्रॉस किसे कहते हैं? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। परीक्षण क्रॉस 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें यह बताया जाता है कि F1 पीढ़ी का क्रॉस यदि अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए, अप्रभावी गुणों वाले जनक के बीच क्रॉस करवाया जाए, तो उस परिस्थिति के अंदर, जैसे मान लीजिए ये आपका F1 था, F1 में मैंने अगर अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया तो इसको हम कहते हैं परीक्षण क्रॉस। ये महत्वपूर्ण है। किसी भी पादप की शुद्धता का पता लगाने के लिए परीक्षण क्रॉस किया जाता है।
अप्रभावी गुण किसे कहते हैं कि एक गुण के दो विकल्पी रूपों में से जो रूप F1 संकरण में अभिव्यक्त नहीं होता है उसे अप्रभावी गुण कहते हैं, और जो गुण प्रकट हो जाता है उसे प्रभावी गुण कहते हैं। अप्रभावी गुण केवल सहयुग्मनजी स्थिति के अंदर ही प्रकट होता है। इसके बारे में आगे जाकर के एकल संकर संकरण में हम और आप बात करेंगे। संकरण किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी लक्षण विशेष को आधार बनाकर भिन्नता दर्शाने वाले दो शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो इसे संकरण कहते हैं। संकरण की एक शर्त है, बहुत सारी बार हम गलती कर बैठते हैं। संकरण की शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त होती है आपके जनक शुद्ध होने चाहिए, और शुद्ध होने के साथ साथ एक खास बात और होनी चाहिए, इनके अंदर भिन्नता का पाया जाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि मैं कैपिटल टी ये मान लीजिए मादा है और इसका क्रॉस आपके स्मॉल टी के साथ करवाता हूं तो इसे संकरण की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर हम ये मादा है कैपिटल टी इसका क्रॉस यदि कैपिटल टी नर के साथ करवा दिया जाए तो ये संकरण नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर आने वाली पीढ़ी के अंदर गुणों में कोई बदलाव नहीं आता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है जिसका आंसर विद्यार्थी सामान्यतया नहीं दे पाते। जहां तक संकरण के प्रकार का निर्धारण करने की बात आती है तो ये लक्षणों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि हम एक लक्षण को आधार बना करके संकरण करवाएंगे तो इसे हम एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यदि दो गुणों को आधार बना करके क्रॉस करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यदि तीन गुणों को आधार बना करके क्रॉस करवाया जाए तो इसे त्रिसंकर संकरण या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल के संकरण प्रयोग, मेंडल जो था उसने चर्च के गार्डन के अंदर उद्यान मटर पर यानी कि पाइसम सेटाइवम नामक पादप का चयन करते हुए 7 लक्षणों पर प्रयोग किए और उन लक्षणों को इस प्रकार प्रयोग में लिया कि उसे कोई गलती की संभावना नहीं बची और मेंडल सफल रहा, जबकि उस जमाने के पुराने वैज्ञानिक जो थे वो असफल हो गए थे। मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किए तथा नियंत्रित परागण तकनीकों का प्रयोग किया। मेंडल ने जो कंट्रोल्ड पॉलिनेशन टेक्निक्स थी, नियंत्रित परागण तकनीकी थी, उनका प्रयोग किया। आज भी इन तकनीकों का कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान वैज्ञानिक आज भी इन्हीं विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से पहले नंबर की जो विधि आती है उसका नाम है विपुंसन। पुष्प के पराग कोश को कलिका अवस्था में हटा देना विपुंसन कहलाता है। मान लीजिए ये आपकी जायांग है, ये मान लीजिए आपके पुमंग है, ये पुष्प है। यदि हम कैंची लेकर के ये आपके जो पुंकेसर है इनको कैंची लेकर के यदि हम काट करके फेंक दें, पूरे को हटा देते हैं तो इस गुण को हम कहेंगे विपुंसन। तो विपुंसन तकनीक का जो प्रयोग है सबसे पहले मेंडल ने किया था, बहुत अच्छी और श्रेष्ठ तकनीक थी। विपुंसित पुष्प जो होते हैं उसके जायांग को अनावश्यक संकरण से बचाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे थैलीकरण कहते हैं। इसके अंदर ये आपका जायांग है, पुंकेसर हम पहले ही काट चुके हैं। इसको यदि हम एक थैली द्वारा बांध दे धागा लेकर के तो इसे हम थैलीकरण कहते हैं। यहां पर थैली के रूप में मेंडल ने कपड़े का प्रयोग किया था। वर्तमान में हम बटर पेपर और पॉलीथीन का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ तकनीक है। मेंडल ने जो अगली तकनीक का प्रयोग किया था उसका नाम है टैगिंग। मानव को तो हम चेहरे द्वारा पहचान जाते हैं, कौन मदन लाल है, कौन राधे श्याम है, लेकिन पौधों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, पौधों को आइडेंटिफाई करने के लिए पौधों की जो टहनी होती है वहां पर एक धागे द्वारा टैग बांध दिया, उस पर ABCD मार्किंग कर दी। इसी को टैगिंग कहते हैं, जिसे टैग लगाना भी कहा जाता है। अगली विधि आती है उसका नाम है एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब होता है आवश्यक
पराग कोश के पराग कणों को किसी ब्रुश द्वारा लेकर के जायांग पर छिड़कना एंथेसिस कहलाता है। ये विधि भी मेंडल ने प्रयोग में लाने की कोशिश की थी और सारी सफल विधियां हैं। यहाँ पर जो पहला चित्र दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हो ये एक मटर का पुष्प दे रखा है। इस मटर के पुष्प के अंदर ये छोटे छोटे से ये बारीक बारीक से पुंकेसर दे रखे हैं। इन पुंकेसरों को कैंची की सहायता से मेंडल ने काट दिया। काटने के बाद में ये विपुंसन कहलाएगा और विपुंसन जो कहलाता है जिनमें इनको काट करके फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार से अगली जो चित्र दे रखा है जिसमें ये देख लीजिए एक पॉलीथीन बांध रखी पुष्प के चारों तरफ, इसी को हम थैलीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ ये थैली कपड़े की बनी हो सकती है, बटर पेपर की बनी हो सकती है या पॉलीथीन की बनी हो सकती है। वर्तमान में इसके कई सारे विकल्प उपस्थित है, किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। मेंडल ने कपड़े का प्रयोग किया था। एकल संकर संकरण किसे कहते हैं, प्रश्न आएगा। एकल संकर संकरण को परिभाषित कीजिए। तो उस परिस्थिति में आपको क्या परिभाषा देनी है कि यदि किसी एक लक्षण विशेष को आधार बनाकर भिन्नता दर्शाने वाले दो शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो इसे हम एकल संकर संकरण कहते हैं। एकल संकर संकरण में लक्षणों का जो संख्या होता है वो एक होती है। संख्या के आधार पर संकरण के प्रकार का निर्धारण होना है। एक लेते हैं तो एकल संकर संकरण, इसका श्रेष्ठ उदाहरण आप देखना चाहते हैं, उद्यान मटर के शुद्ध लंबे एवं बोने पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाए, ये एक एकल संकर संकरण का उदाहरण होगा। इसे प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, आनुवांशिकी में जनक का प्रदर्शन करने के तरीके के रूप में मादा का प्रदर्शन ऐसे गोला बना करके नीचे प्लस का निशान दिया जाता है और नर के प्रदर्शन के लिए गोला बनाकर दाईं तरफ तीर बना दिया जाता है। इस संकेत को मादा कहते हैं, इस संकेत को नर कहते हैं। यहां पर मादा शुद्ध लंबा पौधा है, इसलिए लंबा को अंग्रेजी में टॉल कहते हैं। टॉल्स के कैपिटल टी से यहाँ टी लिया है क्योंकि यह शुद्ध लंबा है, अतः दोनों ही कारक इसके युग्म विकल्पी समान प्रभाव वाले हैं, कैपिटल टी, और अप्रभावी अवस्था में स्मॉल टी का प्रयोग किया जाता है। यहां आप समझ सकते हैं ये मादा शुद्ध लंबा पौधा है, कैपिटल टी, इसका क्रॉस करवाते हैं नर के साथ में स्मॉल टी, क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी के जनक है और जनक को अंग्रेजी में पेरेंट कहते हैं। पेरेंट के पी से तो लिया है, आपके यहाँ पे देख सकते हो पी यानी पेरेंट, क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी के जनक है इसलिए यहाँ पर 1 लिखा जाता है। यहाँ क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। जनक में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसकी एनाफेज में जोड़ी के युग्म विकल्पियों का पृथक्करण हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ बनते हैं, ये आपके युग्मक कहलाते हैं। ये युग्मक जब पास आते हैं तो यहाँ पर आपके क्रॉस करवाया जाता है, ये दोनों पास आ जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये F1 पीढ़ी या प्रथम संतति पीढ़ी कहलाती है और यहाँ पर सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी में सभी पादपों का लंबा प्राप्त होना ये मेंडेलीय प्रभाविता का एक श्रेष्ठ उदाहरण होता है और F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हम F1 पीढ़ी के जनकों के मध्य स्वपरागण करवाते हैं। स्वपरागण का मतलब होता है आगे जाकर के नर भी कैपिटल टी स्मॉल टी लेना है, मादा भी कैपिटल टी स्मॉल टी लेना है। यहां देख लीजिए सेम वही हुआ है, मादा के रूप में कैपिटल टी स्मॉल टी लिया,
नर के रूप में कैपिटल टी स्मॉल टी लिया क्योंकि ये दूसरी पीढ़ी के जनक है, F2 पीढ़ी के जनक है, इसलिए यहाँ पर पेरेंट को P2 के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए हुआ क्या, ऊपर F1 के अंदर कैपिटल टी थे, क्योंकि दोनों समान प्रकार के युग्मक बनते हैं इसलिए केवल एक युग्मक को दर्शाया जाता है। और यहाँ क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग प्रकार है, यहाँ पे वापस कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इस वजह से इनको दो लाइनों के द्वारा दर्शाना जरूरी होता है। इनके क्रॉस को प्रदर्शित करने के लिए जो एक टेबल बनाई जाती है, एक सारणी बनाई जाती है, इस सारणी को चेकर बोर्ड के नाम से जानते हैं। इस चेकर बोर्ड को समझाने का सबसे पहला प्रयास पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस चेकर बोर्ड में आप क्या देखते हो, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ में कॉम्बिनेशन करते हैं तो कैपिटल टी प्राप्त होता है। इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी वाला पौधा कैसा होता है, लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा कैसा होता है, लंबा, क्योंकि इसमें एक प्रभावी युग्म विकल्पी उपस्थित है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा भी कैसा प्राप्त होगा, लंबा। और जब दोनों स्मॉल टी एक साथ आ जाते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है, ये बोना पौधा प्राप्त होता है। पादप का बोना प्राप्त होना ये अप्रभावी गुण के प्रतीक को दर्शाता है। यहां पर हमने क्या देखा, 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए और एक पादप बोना प्राप्त हुआ। ऐसे लक्षण जिन्हें बाहर से देख करके उसकी बाह्य प्रतीति से उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, उन्हें हम फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 पौधे प्राप्त हुए, 4 में से 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए, एक पौधा बोना प्राप्त हुआ। इस अनुपात को फिनोटाइप अनुपात के नाम से जाना जाता है, इसे लक्षण प्रारूप अनुपात के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात बताइए, तो उत्तर आपको देना है 3:1। ठीक है, अब आगे आ जाइए आपके, ये एक चित्र द्वारा इसको निरूपण दर्शाने का प्रयास किया है जो आपके पुस्तक में दे रखा है। ये पौधा लंबा है, कैपिटल टी, ये पौधा छोटा है, स्मॉल टी। तो शुद्ध लंबे मटर के पौधे का क्रॉस बोने मटर के साथ करवाया जाता है। उस परिस्थिति में जब इनका क्रॉस करवाते हैं तो ये हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, और F1 पीढ़ी के अंदर सारे पौधे ऑल टॉल यानी कि सारे पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। और जब सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं तो इसके बीच में जब आपके स्वपरागण करवाते हैं, तो स्वपरागण करवाने पर आपके क्या होगा, पौधों के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेंगे तो फिनोटाइप अनुपात हमारे को प्राप्त होता है 3:1। 3 पौधे लंबा वाले और एक पौधा बोना वाला प्राप्त होता है। इस प्रकार ये एक चित्रीय निरूपण है जिसको मैंने संकेतों के द्वारा पहले ही समझा दिया है। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, परीक्षा की दृष्टि से इसको याद रखना है। अब आगे आ जाइए, व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं। मेंडल ने प्रयोग किया था, उस समय मादा को लिया था लंबा और नर को लिया था बोना। तो क्रॉस करवाने पर रिजल्ट आया था 3:1, 3:1 फिनोटाइप प्राप्त हुआ था। मेंडल के दिमाग में आया कि अगर हम इसके जनकों के गुणों को आपस में परस्पर बदल दे, उस परिस्थिति में इसने क्या किया, अगली बार मादा एक ऐसी चयनित की जो कि लंबाई में छोटी यानी बोनी थी, और नर ऐसा चयनित किया जो लंबा था। जब इनका क्रॉस करवाया तो भी फिनोटाइप अनुपात 3:1 प्राप्त हुआ। इससे ये पता चलता है कि जनक परस्पर बदल देने से गुणों में परिवर्तन नहीं आता है। मेंडल ने संकरण प्रयोग के दौरान जनकों को परस्पर परिवर्तित कर उद्यान मटर में प्रयोग किए तो भी संकरण एक समान परिणाम प्राप्त किए। इसे व्युत्क्रम संकरण के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर का प्रश्न इस पर भी आ सकता है, व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं।
अगला आता है आपका द्विसंकर संकरण। नाम से पता चल रहा है, डाई मीन्स टू, द्वि मीन्स टू। द्वि मीन्स दो। यदि दो लक्षणों को आधार बनाकर भिन्नता दर्शाने वाले दो शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो इसे द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। तो द्विसंकर संकरण के अंदर दो गुणों का चयन करना आवश्यक होता है। आप जो 7 लक्षण मेंडल ने लिए उनमें से किसी भी दो लक्षण का चयन करके आप इस प्रयोग को करवा सकते हो। उदाहरण के तौर पर उद्यान मटर के शुद्ध लंबे शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले पादप का क्रॉस बोने और सफेद पुष्प वाले पादप के साथ करवाया जाए। सुनना यहां ध्यान से, शुद्ध लिया है और लंबा लिया है। लंबे को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? टॉल। और बैंगनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्पल। इस वजह से टॉल का टी यूज में लेंगे और पर्पल का पी यूज में लेंगे। उस परिस्थिति के अंदर जो जीनोटाइप बनता है इसका शुद्ध लंबा शुद्ध बैंगनी, कैपिटल टी और कैपिटल पी। और नर जो लिया है वो कैसा लिया है? आपके बोना और सफेद पुष्प वाला, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। इस परिस्थिति में स्मॉल पी का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। तो किस प्रकार से संकरण में लक्षणों का चयन करते समय किस अंग्रेजी के अक्षर का प्रयोग किया जाता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंग्रेजी में स्पेलिंग जो है उसका प्रथम अक्षर किससे चालू होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां इस पूरे डाई हाइब्रिड क्रॉस को मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम यहां जनक का चयन करते हैं। जनक बच्चों एक होता है आपके मादा और एक होता है नर, क्योंकि मादा जनक जो लिया है मेंडल ने यहां पर वो लिया शुद्ध लंबा यानी कैपिटल टी और शुद्ध बैंगनी यानी कैपिटल पी। दोनों गुणों को साथ लिख दिया जाता है। जबकि नर जो चयनित किया यहाँ पर बोना और सफेद पुष्प वाला था, तो इसका अप्रभावी रूप स्मॉल पी लिख दिया जाता है। अब इनका संकरण कैसे करवाते हैं? संकरण करवाने के लिए आपके आता है ये मादा कैपिटल पी, ये आता है नर स्मॉल टी स्मॉल पी। ये जनक कहलाते हैं। जनक को अंग्रेजी में पेरेंट कहते हैं, क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी के पेरेंट्स है, इसलिए इसको P1 के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जब इनमें युग्मक निर्माण किया जाता है तो उस परिस्थिति में आपके युग्मक बनते हैं कैपिटल पी, यहां बनते हैं स्मॉल पी। यहां पर संपन्न विभाजन का नाम है अर्धसूत्री विभाजन और इन्हें युग्मक के नाम से जानते हैं। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो ये आपस में पास आ जाते हैं। इसको अपन कह सकते हैं यहाँ जोड़ी का तलाक हो रहा है और ये जोड़ियां वापस बन रही है, तो जोड़ी पास में आती है। तो जोड़ी के रूप में आप देख सकते हो कैपिटल पी स्मॉल पी। ये F1 पीडी कहलाती है, क्योंकि F1 पीडी के अंदर प्रथम लक्षण में एक प्रभावी एलील उपस्थित है, इसमें भी एक प्रभावी एलील उपस्थित है दूसरे लक्षण में, अतः दोनों ही प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे। इसलिए इसके सभी पादप लंबे के साथ साथ बैंगनी पुष्प वाले भी होंगे। ये हमारा एक भाग हो गया, इसको आप ध्यान से देखिए। F2 पीडी प्राप्त करने के लिए F1 पीडी में स्वपरागण करवाया जाता है। जब हम इसमें स्वपरागण करवाएंगे, जब इसका स्वपरागण करवाया जाएगा तो नर भी ऐसा और मादा भी ऐसा ही जनक का प्रयोग किया जाता है। इसको आप प्रदर्शित करने के लिए ये आपका मादा है कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हमारा नर है
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, क्योंकि ये जनक दूसरी पीढ़ी के हैं इसलिए इनको P2 के नाम से जाना जाता है। ये F2 के पेरेंट्स है इसलिए इसको इसके नाम से जानते हैं। यहाँ पर जनक से युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होगा और यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। जो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे वो आप ऐसे याद रख सकते हो, बड़े के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा। इसी प्रकार के युग्मक इसमें भी 4 प्रकार के बनेंगे, बड़े के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा। ये क्या कहलाते हैं? युग्मक कहलाते हैं। इन युग्मकों का जब क्रॉस करवाया जाता है तो हमें चेकर बोर्ड बनाना है। चेकर बोर्ड में एक टेबल बनाई जाती है और टेबल बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है उसमें खड़े खाने और आड़े खाने कितने बनाने हैं उसकी संख्या निश्चित होती है। जितने युग्मक होते हैं उससे एक संख्या ज्यादा बनाई जाती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये हमारा चेकर बोर्ड बन गया। चेकर बोर्ड में लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पर मादा जनक को लिखते हैं और इधर नर को लिखते हैं। बड़े के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा। एक बार ध्यान से नजर डाल दीजिए, ऊपर वाली सबसे ऊपर वाले लाइन के अंदर जो अपन ने लिखा है ये चारों युग्मक है और इधर चारों युग्मक है। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो यहां पर इसको इसके साथ लिखेंगे तो टी टी पी पी, टी टी पी पी, टिट्टी पिपी, टिट्टी पिपी, इस तरीके से इस चेकर बोर्ड की F2 पीढ़ी में टोटल 16 संततियां प्राप्त होती है। 16 संततियों का अगर हम फिनोटाइप अनुपात देखें तो फिनोटाइप अनुपात द्विसंकर संकरण के लिए याद रखना है आपको 9:3:3:1, 9:3:3:1, ये इसका फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है। 9 पौधे आपके ऐसे होंगे जो दोनों गुणों के लिए प्रभावी होंगे, लंबा भी और बैंगनी भी। एक पादप ऐसा प्राप्त होगा जो बोना और बोना के साथ में सफेद पुष्प वाला होगा। 3 पौधे ऐसे होंगे जो लंबे तो होंगे लेकिन सफेद पुष्प वाले होंगे और 3 ऐसे होंगे जो बोने होंगे लेकिन बैंगनी पुष्प वाले प्राप्त होते हैं। ये आपको दर्शाता है कि यहाँ पर द्विसंकर संकरण में आगे जाकर के गुण जो होते हैं एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। अतः इसे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का आधार बनाया जा सकता है। फिनोटाइपिक लक्षण प्रारूप देख लीजिए, 9:3:3:1। 9 पौधे लंबे बैंगनी फूल वाले, 3 पौधे लंबे सफेद फूल वाले, 3 पौधे बोना बैंगनी फूल वाले और 1 पौधा बोना सफेद पुष्प का होता है। जीनोटाइप यद्यपि आपके कोर्स में नहीं है फिर भी याद रख लीजिए, अगर F2 पीढ़ी द्विसंकर संकरण के अंदर जीनोटाइप प्रदर्शित करेगी तो 1:2:2:4:1:2:1:1 प्राप्त होगा। 12, 24, 12, 12, 1 ये याद रखने का तरीका है। फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी सजीव के लक्षणों की बाह्य प्रतीति
बाह्य प्रतीति का मतलब होता है बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, उसे हम फिनोटाइपिक लक्षण या फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप किसे कहते हैं, जीन प्रारूप किसे कहते हैं, किसी सजीव के लक्षणों का वास्तविक नियंत्रण जीनों द्वारा किया जाता है, इसे जीनोटाइप कहते हैं। क्योंकि सजीव के जो बाह्य लक्षण होते हैं वो वास्तव में बाह्य प्रतीति को तो दर्शाते हैं लेकिन वास्तविकता का अवलोकन नहीं करवाते हैं। यहाँ हो सकता है आपके प्रभावी रूप में उपस्थित है या अप्रभावी रूप में उपस्थित है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे आनुवांशिकी के सिद्धांतों का भाग 1 पूर्ण होता है। इसके बाद में हम भाग 2 लेकर के आएंगे जिसमें आपको आनुवांशिकता के सिद्धांतों के बारे में और बताया जाएगा, अलग अलग बिंदुओं के बारे में चर्चा की जाएगी। नमस्कार।